नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, पहला ऑप्शन है, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकरण करें। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और चौथा ऑप्शन है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, पहला है, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, वे सीखने के लिए तैयार न हो। और चौथा ऑप्शन है, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। पहला ऑप्शन है प्रकृति पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है पोषण पर। तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन पर। और चौथा ऑप्शन है पाठ संशोधन पर। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषण पर। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न आपका दिया गया है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर। दूसरा है लिंगी व प्रसुप्ति स्तर। तीसरा है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। और चौथा ऑप्शन है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर बल देता है। यह सिद्धांत बाल्यावस्था के मध्य से अंत तक परिलक्षित होता है और इस अवस्था में बालक में अपने आपको अयोग्य व असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। दूसरा ऑप्शन है बीएफ स्किनर। तीसरा ऑप्शन है यूरी बैनर। और चौथा ऑप्शन है लेव वाइगोस्की। तो यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की से संबंधित है। ठीक है, लेव वाइगोस्की आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन लेव वाइगोस्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि आप एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से वे किस स्तर पर होंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर पे होंगे। ठीक है, उत्तर पारंपरिक स्तर पे होंगे। हम एक शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। इसे जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं वे उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतिम स्तर पर उत्तर पारंपरिक स्तर पर बालक में नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण में होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है भाषिक, तीसरा ऑप्शन है गतिक बुद्धि और चौथा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि गतिक बुद्धि के लोगों में वस्तुओं को सावधानीपूर्वक व कुशल ढंग से घुमाने एवं प्रयोग करने और सारी गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। गतिक बुद्धि के अन्य उदाहरण हैं जैसे कि शिल्पकार, सैनिक, खिलाड़ी आदि। तो गतिक बुद्धि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, गतिक बुद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी सामान्य बुद्धि है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिया गया प्रश्न है आपका कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? पहला ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व, तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान और चौथा ऑप्शन है प्रयोग करना। तो छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व जैसे कि संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में शिशु 18 माह से 24 माह की अवस्था में उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ करता है जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 11 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना और चौथा ऑप्शन है क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो 11 नंबर का यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है, क्योंकि कक्षा 12 तक लड़कियों के पढ़ने की निरंतरता यह दर्शाती है कि लिंग समानता को परिपुष्टि किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिया गया प्रश्न है आपका कि व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पहला ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तीसरा ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी शैली को एकरूप बनाने में। और चौथा ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? तो आपका हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। 13 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि सीखने के लिए आकलन, पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, दूसरा ऑप्शन है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो 13 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
विद्यालय आधारित आकलन, पहला ऑप्शन है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, दूसरा ऑप्शन है क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, जिसमें बच्चे उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, रुचि और रचनात्मक को संवेग मिलता है, वह उनके अनुभव में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। विद्यालय आधारित आकलन में जो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पहला ऑप्शन है निबंधात्मक आकलन, दूसरा ऑप्शन है घटनावित्र अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है समस्या समाधान आकलन, और चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो आकलन। तो कक्षा में शिक्षार्थियों से अपने समाज के प्रति अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को दर्शाने के लिए पोर्टफोलियो आकलन उपर्युक्त गतिविधि को अपनाया है, क्योंकि इसमें किसी संस्था, शिक्षार्थी या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय, पहला ऑप्शन है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, दूसरा ऑप्शन है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों के अलाभान्वित वर्ग के बच्चों की भागीदार बनाता है, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय का वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इसे एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांत कार्य व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 19 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिवृत्तीय। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेंजूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है आपका
कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए पहला ऑप्शन है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। दूसरा ऑप्शन है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम्य निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संरचित व्यवहार परक अवलोकन। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा ऑप्शन है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। तो यहाँ पे आपका वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समाज संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राक्कलन के लक्ष्य हैं। पहला ऑप्शन है पारंपरिक तर्कड़ा, दूसरा ऑप्शन है आगमनात्मक तर्कड़ा, तीसरा ऑप्शन है निगमनात्मक तर्कड़ा और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति। तो व्याख्या अनुमान और नियंत्रण प्राक्कलन वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। वैज्ञानिक पद्धति सत्य को असत्य व भ्रम से अलग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 7 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है एक शिक्षक के रूप में। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने का अनुमति देंगे। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वे विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी से कहेंगे कि विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा करें। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि संवेगात्मक बुद्धि व बुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेरक। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है वह प्रेरक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि समस्या हल हेतु
अभिप्रेरणा राजेश के अंदर से जागृत हो रही है और यही आंतरिक बल प्रेरक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यहाँ पर आपसे कौन सा सही क्रम है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका होगा फोर्थ ऑप्शन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का। बताइए, प्रश्न आपका दिया गया है कि अल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बैंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। उनका मानना है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेक्षणात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, प्रतिधारण। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।